Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we'll cover settlement of international commercial dispute में mediation, conciliation, recognition and enforcement. और हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ, तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एंड इंटरनेशनल बिजनेस, अब देखो डिस्प्यूट कैसे आता है। जब एक इंटरनेशनल बिजनेस में जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से जो कंपनीज होती हैं वो इसमें होती है, ऑफकोर्स पार्ट होती है। सो वो डिसअग्री करती है, किसी भी रीजन से हो सकता है, जैसे पेमेंट के रीजन से, डिलीवरी के या फिर क्वालिटी के। तो वो क्या प्रेफर करते हैं कि अब जो डिसअग्री हुआ है, जो डिस्प्यूट हुआ है उनके बीच, उसको कैसे उसे ठीक किया जाए, उसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो वो प्रेफर करते हैं टू सॉल्व द डिस्प्यूट आउटसाइड, यानी बाहर, किसके, ट्रेडिशनल कोर्ट के। कि जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है बहुत लंबा होता है, टाइम टेकिंग होता है, अमाउंट बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसकी वजह कोर्ट के बाहर उस तरीके से, किसी और तरीके से डिस्प्यूट को रिसॉल्व किया जाए। एंड वही तरीके आज हम जानने वाले हैं। सो वाई, क्यों ऐसा करते हैं, पहले ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। या बिकॉज कोर्ट केसेस जो होते हैं वो स्लो होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं और कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। बिकॉज कोर्ट के अपने अपने लॉज होते हैं हर कंट्री को, और यहाँ पे जो डिस्प्यूट है वो दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में, तो उनके लॉज कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन सकते हैं। सो इंटरनेशनल लॉ डेवलप ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखो, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोई नया टर्म नहीं है आप सबके लिए, आप लोग बहुत ही अच्छे से मन लगा के पढ़ चुके हो, सबसे इजी सब्जेक्ट लगता होगा ये आपको, क्योंकि मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता था। So international law developed alternative dispute resolution ADR system like, जिसमें क्या क्या होता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट में। मीडिएशन एक तरीका होता है, कॉन्सिलेशन एक तरीका होता है, आर्बिट्रेशन एक तरीका होता है। मीडिएशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, हमारा जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें। सो दीज अलाउ पार्टीज टू सॉल्व डिस्प्यूट्स प्राइवेटली, तो ये पार्टीज को अलाउ करते हैं कि प्राइवेटली फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल तरीके से डिस्प्यूट को सॉल्व कर पाए। तो मैं भाग रही हूँ बीच बीच में, बिकॉज वहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा है नहीं समझाने वाला। नाउ मीडिएशन एंड कंसिलेशन, अब मीडिएशन एंड कंसिलेशन क्या हो गया, एमिकेबल यानी शांतिपूर्वक सेटलमेंट करा दो, ये एक तरीका है मीडिएशन और कंसिलेशन। बोथ मीडिएशन एंड कंसिलेशन आर नॉन बाइंडिंग, दोनों में ही कोई भी चीज़ बाइंडिंग नहीं है, यानी जो डिसीजन आता है वो कंपल्सरी नहीं है कि आपको मानना ही मानना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, वो डिसीजन बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट पे आते हैं कि दोनों पार्टीज अग्री करती हैं, ओके हैं, ठीक है डिसीजन कर लो, या थोड़ा सा तुम देख लो, थोड़ा हम देख लेंगे, मैनेज कर लो थोड़ा सा, इस तरीके से डिसीजन आता है। सो दैट मीन्स द पार्टीज कंट्रोल द आउटकम, इसमें पार्टीज जो है वो आउटकम कंट्रोल करती है, मीडिएटर नहीं या फिर कॉन्सिलेटर नहीं। यानी जो डिसीजन है वो पार्टीज कंट्रोल कर रही है, समवेयर मीडिएटर कंसिलेटर नहीं, क्योंकि वो जो भी डिसाइड करेंगे वो बाइंडिंग तो होगा नहीं, तो वो खुद डिसाइड करके करेंगे भी क्या, इसलिए वो पार्टीज को ही एक मत पे, एक डिसीजन पे लेकर आने की कोशिश करते हैं। बट टू डिफर इन हाउ एक्टिव द न्यूट्रल थर्ड पार्टी इज। बट ये थोड़ा सा एक मैटर करता है कि ना, मतलब ये दोनों का डिफरेंस क्या है, मीडिएशन का और कंसिलेशन का। ये डिफरेंस है कि जो बीच की जो पार्टी है इनकी, मीडिएटर हो गया जैसे, तो वो कितना एक्टिव है, ये चीज मैटर करती है इसमें। तो ये एक इनका बीच का डिफरेंस है। आगे समझते हैं। मीडिएशन, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, व्हाट इट इज। मीडिएशन इज एन इनफॉर्मल, देखो मीडिएशन पे पिछला वीडियो पूरा है भाई, देख लेना। पहले बता रही हूँ, इस वीडियो से ज्यादा अच्छा मीडिएशन समझाया है, इसमें तो मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ, उसके बाद और भी मैकेनिज्म मुझे समझाने हैं, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। सो मीडिएशन इज एन इनफॉर्मल एंड वॉलेंट्री प्रोसेस। जो मीडिएशन है वो एक इनफॉर्मल और वॉलेंट्री प्रोसेस होता है, जहाँ पे कंपनीज खुद अपनी मर्जी से जाती हैं। वेयर अ न्यूट्रल मीडिएटर हेल्प्स पार्टीज डिस्कस देयर इश्यूज, एक न्यूट्रल यानी एक बीच में जो मीडिएटर होता है वो पार्टीज को हेल्प करता है अपने इश्यूज को डिस्कस करने में और एक सोल्यूशन फाइंड आउट करने में। सो मीडिएटर डज नॉट डिसाइड, मीडिएटर डिसाइड नहीं करता है कौन राइट है कौन रॉन्ग है, बस वो हेल्प करता है दोनों को कि दोनों एक दूसरे की बातें सुने, समझे और कॉम्प्रोमाइज पे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एंड इंडियन टेक्सटाइल कंपनी सेल्स फैब्रिक, इंडियन टेक्सटाइल कंपनी वो फैब्रिक सेंड करती है फ्रेंच फैशन ब्रांड को, बट डिस्प्यूट कब होता है इनका, बाद में डिलीवरी के टाइम पे। सो ये हायर करते हैं मीडिएटर थ्रू द सिंगापुर इंटरनेशनल, कहाँ से, सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर से। ना इनका देश ना उनका देश, भाई मैं एक्चुअली इतना रिपीट कर रही हूँ अब तो, लास्ट वीडियो में भी रिपीट किया था। एक तो इस प्लेलिस्ट में मुझे खुद जब मैंने पढ़ा था, तो मतलब इस सब्जेक्ट में, कि मुझे लगा था कि टॉपिक्स को ना लर्न कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा रेपिटेशन डाले अपनी प्लेलिस्ट में। इट्स नॉट बिकॉज कि इसमें मेरा कुछ फ़ायदा होगा, मेरे को तो बल्कि उल्टा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, वही चीज़ें अलग अलग तरीके से डालनी पड़ रही है, सेम टेक्स्ट में कहीं कॉपी पेस्ट नहीं कर रही हूँ,
अलग अलग बार अलग अलग एक्सप्लेनेशन की सेम चीज डाल रही हूँ मैं, और वो रिपीट भी हो रही है तो मैं उसे रिपीट भी कर रही हूँ टू मेक श्योर कि आप पिछली वीडियो में जो पढ़ के आए थे वो थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाए इस वीडियो में, और आप थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते वीडियोस के थ्रू ही याद कर पाए। सो ये मेरा मोटिव है यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट ऐसा है कि जहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत होगी। मुझे ऐसा लगता है, मेरा मतलब हर एक होता है ना, हर पर्सन का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, कोई किसी में अच्छा होता है, कोई किसी में अच्छा होता है। जब मैं पढ़ा करती थी तो मुझे ये सब्जेक्ट थोड़ा लगा था, इतना नहीं, बट थोड़ा सा मुझे ड्राफ्टिंग रीडिंग में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। बट ये वाला सब्जेक्ट में इतना नहीं आई थी। अगर आप एक महीने पहले भी अगर इसको थोड़ा सा टच करेंगे, पहले समझ के रख लेंगे, फिर एग्जाम टाइम पे फिर एक हफ्ते पहले रिवाइज करने बैठेंगे, तो मुझे नहीं लगता इतनी दिक्कत आनी चाहिए इसमें। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, किस चीज का क्या है, कौन सा मैकेनिज्म क्या कर रहा है, कौन सी अथॉरिटी होती है। बेसिक क्लियर होगा, आप कर जाओगे एग्जाम में अच्छा। अगर बेसिक क्लियर नहीं हुआ आपका कि कौन से में क्या क्या होता है, तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, आपको डिफिकल्टी आएगी ही आएगी। सो द मीडिएटर हेल्प्स बोथ पार्टी, मीडिएटर हेल्प करता है दोनों पार्टी के बात करने का। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रही हूँ दोबारा ऊपर आके, कि जो मीडिएटर है वो उन्होंने सिंगापुर से किया है, ना कि उन्होंने फ्रेंच से किया है और ना ही उन्होंने इंडिया से किया है, ताकि बायसनेस लाइक कोई पार्शालिटी ना हो। सो द मीडिएटर जो है वो दोनों पार्टीज की हेल्प करेगा कि किसी चीज पे वो अग्री कर जाए। ठीक है, सो दे साइन दी सेटलमेंट अग्रीमेंट। और जब दोनों पार्टीज एक कंक्लूजन पे आ जाती है, क्योंकि दोनों आई अपनी मर्जी से, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ समझौता करके जाने की मतलब मन में रख के आई होंगी ना, कि यार हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते, हम मीडिएटर के पास जाना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सुलझेड़ा निकाल के ही जाना होगा। थोड़ा सा तू थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा मैं शांत हो जाता हूँ, एक दो जगह पे कॉम्प्रोमाइज करके हल निकाल लेते हैं ताकि दोनों का ज्यादा लॉस ना हो। ऐसा वाला कुछ ये लोग करते हैं। तो और उसके बाद वो एक सेटलमेंट अग्रीमेंट साइन करते हैं कि हम अग्री करते हैं, हम डिसीजन पे रहेंगे। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? ये अपनी मर्जी से आते हैं, वॉलेंट्री, इनफॉर्मल, कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, थोड़ा इनफॉर्मल प्रोसीजर होता है कोर्ट के कंपैरेटिवली, एंड कॉन्फिडेंशियल होता है, बहुत प्राइवेट होता है। कोर्ट में तो जनता बैठी होती है, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल तरीके से किया जाता है। फोकस ऑन प्रिजर्विंग बिजनेस रिलेशनशिप, इस बात पे फोकस किया जाता है कि बिजनेस रिलेशनशिप को संभाल दिया जाए, खराब ना हो, प्रिजर्व करा जाए। एनफोर्सेबिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है, हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, एनफोर्सेबिलिटी प्रॉब्लम है क्योंकि बाइंडिंग नहीं है। सो बिफोर 2019, 2019 से पहले, अर्लियर, इफ वन पार्टी रिफ्यूज, अगर एक पार्टी रिफ्यूज करती है कि वो मीडिएशन एग्रीमेंट फॉलो नहीं करना चाहती, सो अदर हैड टू, या तो फिर दूसरी पार्टी को, जैसे देखो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ ना, ये एक पार्टी है, अभी 2019 के पहले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और ये दूसरी पार्टी है, इस पार्टी ने अग्रीमेंट तो कर दिया मीडिएशन का कि साइन ठीक है, लेकिन बट अब ये फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, सो जो अदर पार्टी है, यानी अब बची ये पार्टी, तो ये क्या कर रही है, ये फ्रेश लॉ सूट फाइल करेगी, इसको एक पूरा फ्रेश लॉ सूट फाइल करना पड़ेगा। इन्फोर्स इट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ, और उसको इन्फोर्स करवाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंडर। नोट नॉट एज कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर की तरह नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के। दिस मेड द क्रॉस बॉर्डर मीडिएशन वीक, तो इससे जो क्रॉस बॉर्डर मीडिएशन हुआ होगा वो वीक होगा। भाई कोर्ट तो सबसे ऊपर है, एंड अगर आप किसी लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो वो तो आपका ऊपर ही रहेगा हमेशा। सो द सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन 2019 फुल नेम। ठीक है, ये हमारा कुछ केस लॉ है, जरा इन पे गौर करते हैं। नॉट, दिस इज नॉट द केस लॉ, सॉरी, इसके बाद केस लॉ है। ठीक है, सो ये है आपका द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट, ये आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था। रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन केम इनटू फोर्स 2020, ये कब फोर्स में आया था? 2020 में। हम सिंगापुर कन्वेंशन की बात कर रहे हैं जो मीडिएशन कराती है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, मैं दोबारा से बताती हूँ। ये जो मैंने शुरू किया है, मैं यहाँ पे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, दे बोथ आर डिफरेंट टॉपिक्स। नाउ ये मैं सिंगापुर कन्वेंशन की बात कर रही हूँ जो मीडिएशन कराती है। इसका पूरा नाम है द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन। ये फोर्स में आया था 2020 में, एंड इसका पर्पस था कि ये इंटरनेशनल मीडिएशन सेटलमेंट अग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल कराए, जैसे कि आर्बिट्रल अवार्ड होता है जो बाइंडिंग होता है अंडर द न्यूयॉर्क कन्वेंशन। ठीक है, नाउ हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है? इफ पार्टीज फ्रॉम टू डिफरेंट कंट्रीज साइन अ सेटलमेंट आफ्टर द मीडिएशन, अगर दो अलग अलग कंट्रीज से सेटलमेंट के बाद पार्टी जो है ये मीडिएशन को साइन करती है। ठीक है, सो ईदर पार्टी कैन डायरेक्टली अप्रोच अ कोर्ट, इनमें से कोई भी एक पार्टी कोर्ट अप्रोच कर सकती है इन अनदर मेंबर कंट्री, दूसरे मेंबर की कंट्री में, टू इन्फोर्स इट विद
रीलिटिगेशन द डिस्प्यूट, उसको इन्फोर्स करने के लिए अगर डिस्प्यूट बढ़ता है इनका तो रीलिटिगेशन यानी कि कोर्ट में जा सकती है उसको लेकर। इस तरीके का ये साइन करके बंध जाते हैं, इस साइन करके, ठीक है, उससे पहले नहीं। तब इसका क्या है, इफ आर्बिट्रेशन इज बाइंडिंग जजमेंट, ठीक है, एक हम सिंपल एक एनालॉग इसका समझते हैं। अगर आर्बिट्रेशन जो है वो एक बाइंडिंग जजमेंट है एंड कोर्ट लिटिगेशन इज अ फाइट, और कोर्ट लिटिगेशन फाइट है। सो जो मीडिएशन होता है, जैसे कि सिंगापुर कन्वेंशन के बाद जो बना है, वो एक हैंडशेक होता है बैक बाय लॉ, जिसमें लॉ का पूरा पूरा आपको बैक मिलता है, यानी सपोर्ट मिलता है। लेकिन आप अपने आपस में अच्छे रिलेशन बिल्ड करने के लिए एक हैंडशेक कर लेते हो, थोड़ा सा कन्विंस, मतलब कि आप थोड़े कंक्लूजन निकाल लेते हो अपनी कन्वीनियंस से, ठीक है। आप आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर आपने, देखो मोटी मोटी बात है, अगर आपने एक अग्रीमेंट साइन कर दिया सेटलमेंट का, उससे पीछे मत हटना, क्योंकि उस अग्रीमेंट को लॉ का पूरा सपोर्ट है और उसके बाद फिर आप कोर्ट जा सकते हो अगर कोई भी एक उस अग्रीमेंट से पीछे हटता है तो। ये अग्रीमेंट कब साइन कर रहे हो आप, जब आप मीडिएशन से बाहर निकल रहे हो, मीडिएशन आपने कंप्लीट कर दिया, आप दोनों ने अग्री कर दिया, चलो मैं इस पे मान जाता हूँ, चलो मैं इस पे मान जाता हूँ, और कह दिया चलो हमारे भी समझौता हो गया। अब आप उस समझौते के कोई भी पीछे हटता है अपने डिसीजन से, तो वहां पे कोर्ट को आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर दूसरा पर्सन कोर्ट में केस लेके जाता है तो आपको डेफिनेटली वहां पे आप गलत भी साबित हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने खुद अग्री किया था। अब इसका केस एग्जांपल देखते हैं, मल्टी टायर क्लॉज, डसॉल्ट सिस्टमिस वर्सेस द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस 2021 इंडिया। द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड कॉन्सिलेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके वो रिक्वायर्ड कर रहा था कंसिलेशन या फिर मीडिएशन आर्बिट्रेशन से पहले, यानी आर्बिट्रेशन में जाने से पहले वो कंसिलेशन और मीडिएशन रिक्वायर करता था। तो इसमें जो क्वेश्चन था वो था कि कैन अ पार्टी स्किप दिस, क्या पार्टी स्किप कर सकती है, ये सीधा आर्बिट्रेशन में जा सकती है, या फिर कंसिलेशन मीडिएशन का जो रास्ता है इसे इसे पार करना ही पड़ेगा। सो कोर्ट ने बोला, इफ एडीआर स्टेप्स आर क्लियरली रिटन इन एंड मैंडेटरी, अगर आपका एडीआर यानी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के स्टेप्स आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन है, कब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, लाइक यू हैव टू फर्स्ट गो टू द कंसिलिएशन देन आर्बिट्रेशन, ऐसा कुछ मेंशन है, सो आपको पहले वही करना होगा। आप ऐसे स्किप करके उस स्टेप को सीधा आर्बिट्रेशन पे जंप नहीं कर सकते हो, ये कोर्ट ने कहा था। आई होप आपको समझ आया होगा, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि पहले अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप कंसिलेशन पे जाएंगे, उसके बाद फिर आप आर्बिट्रेशन पे जाएंगे, तो अब वो कोर्ट केस में क्या पूछ रहे कि हम इसको स्किप कर दे और सीधा इस पे चले जाए, तो कोर्ट ने बोला नो, आपको फर्स्ट स्टेप जो लिखा है वही करना पड़ेगा, फिर आप सेकेंड स्टेप को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन है। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करने के बाद ये फालतू में आप जो इधर उधर कर रहे हो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप तो ये इस केस में था। मॉरल क्या था, कोर्ट्स रिस्पेक्ट मल्टी टायर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज, तो इसे कहते हैं मल्टी टायर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज, ध्यान रखना इस क्लॉज के बारे में, ठीक है। कंसिलिएशन, ठीक है, यानी प्रपोजिंग सॉल्यूशन, अभी तक जो हमने किया वो मीडिएशन था, नाउ वी आर डूइंग कंसिलिएशन। कंसिलिएशन क्या है, कंसिलिएशन इज सिमिलर, मीडिएशन जैसा ही होता है ये, बस मैंने आपको बताया था ना, जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो कि हेल्प करती है डिसीजन निकालने में, उसका रोल थोड़ा सा बदल जाता है, बट मतलब कि कितना उसका इंटरफेरेंस होगा ये ज़्यादा बदलता है। बट द न्यूट्रल थर्ड पर्सन द कंसिलेटर प्लेज अ मोर एक्टिव रोल, इसमें क्या होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है वो मीडिएटर के कंपैरेटिवली। सो मीडिएटर में मतलब मीडिएशन में मीडिएटर होता है और कंसिलेशन में कंसिलेटर होता है, ये आप ध्यान रखना। सो द कंसिलेटर फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, ये क्या करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है एंड सजेस्ट करता है सॉल्यूशंस, इसमें सॉल्यूशन सजेस्ट करता है और बाकी चीज़ें बताता है कि कैसे आप सेटलमेंट कर सकते हो। स्टिल जो फाइनल अग्रीमेंट होता है वो पार्टीज पे ही डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है यानी कि कॉन्ट्रैक्टर है एंड अ सब कॉन्ट्रैक्टर, ये डिसअग्री करते हैं अपनी पेमेंट पे और डिले, प्रोजेक्ट डिले होता है इससे, ठीक है, ऑन पेमेंट फॉर अ डिलीड प्रोजेक्ट, पेमेंट थी एक डिले प्रोजेक्ट की, उसकी पेमेंट के ऊपर इनका इशू हो रहा है। सो दे अपॉइंट अ कंसिलेटर, तो वो एक कंसिलेटर को अपॉइंट करते हैं। आफ्टर लिसनिंग द कंसिलेटर सजेस्ट, कंसिलेटर जो उनकी बात सुनता है वो सजेस्ट करता है कि अभी आप 80% अभी पे कर दो और जो रिमेनिंग है वो आफ्टर वर्क पे कर देना वेरिफिकेशन के बाद अच्छे से। तो ये उसका सुझाव, लाइक वो होता है डिसीजन, डिसीजन भी नहीं, एक सजेशन होता है कि भाई आप ऐसा कर लो, इससे दोनों की बात बन जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से नाउ फीचर्स, मीडिएशन का क्या है और कंसिलेशन का क्या है, फैसिलिटेटर यानी टॉक्स, बात करने में हेल्प करता है, ये सजेस्ट करता है सॉल्यूशंस यानी कि
इवैल्यूएटर। इनफॉर्मल होता है, बट मीडिएशन के कंपैरेटिवली स्लाइटली फॉर्मल होता है। डिसीजन पावर नहीं होती है, ठीक है, डिसीजन पावर नहीं होती है। और ये नहीं, इसके पास भी डिसीजन पावर नहीं होती है क्योंकि इसके डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते, तो ये डिसीजन नहीं देता है बट रेकमेंड कर सकता है। प्रिजर्व रिलेशंस, इसमें इसमें इसका मेन काम होता है रिलेशंस को बचाना दोनों पार्टीज के। इसका काम होता है कि बस किसी तरीके से सुलझाओ, मैटर सॉल्व करो, ये वाला काम, रिसॉल्व एफिशिएंटली। एनफोर्समेंट, इन मोस्ट कंट्रीज, ठीक है, ज्यादातर कंट्रीज में जो कंसिलेशन अग्रीमेंट्स होते हैं वो इन्फोर्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट, उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट की तरह इन्फोर्स किया जाता है। बट इन इंडिया सम जुरिस्डिक्शन, कुछ जुरिस्डिक्शन में कंसिलेशन सेटलमेंट्स का ना कुछ स्पेशल स्टैट्यूज है। जैसे कि इंडिया के अंदर इंडिया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 अलग से है, स्पेशली है ये, ठीक है, जिसका सेक्शन 74 कहता है कि अ कंसिलेशन सेटलमेंट अग्रीमेंट, एक कंसिलेशन सेटलमेंट अग्रीमेंट होता है उसका हैज द सेम स्टेटस, उसके सेम स्टेटस होते हैं एज एन आर्बिट्रल अवार्ड ऑन अग्रीड टर्म्स। यानी एक बार आपने उस अग्रीमेंट को साइन कर दिया ना, अब जैसे आर्बिट्रल अवार्ड बाइंडिंग होता है वैसे वो अग्रीमेंट भी बाइंडिंग है। नाउ यू कैन नॉट स्टेप बैक, सो इट कैन बी इन्फोर्स डायरेक्टली इन कोर्ट, तो वो डायरेक्टली कोर्ट में भी इन्फोर्स हो सकता है। नो न्यू केस, उसके लिए कोई नया केस लिटिगेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर कोई भी पर्सन अग्रीमेंट नहीं मानता है तो भाई उस अग्रीमेंट को लेके कोर्ट पहुंच जाओ, यूं के यूं बात हो जाएगी। केस का एग्जाम्पल है हमारे पास नफीद वर्सेस एलिमेंटा, ठीक है, अलीमेंटा, अगर मैं कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रही हूँ तो सॉरी, ठीक है, 2007, जो डिस्प्यूट है बिटवीन नफीद एंड अ फॉरेन कंपनी, ठीक है ना, ये एक फॉरेन कंपनी थी, तो नफीद और फॉरेन कंपनी के बीच में डिस्प्यूट था, वो सेटल हुआ कॉन्सिलेशन के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट कंफर्म दैट द कंसिलेशन सेटलमेंट अग्रीमेंट इज फाइनल एंड बाइंडिंग। जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने चीज कंफर्म की थी इस केस में कि अगर आप कॉन्सिलेशन कर रहे हैं तो उसका जो अग्रीमेंट आप साइन करेंगे आफ्टर सेटलमेंट वो बाइंडिंग होगा और फाइनल होगा, आप उससे पीछे नहीं हट सकते हैं कि अभी भी आपको लग रहा है कि बहुत कच्चा काम है। दिस गिव्स स्ट्रॉन्ग लीगल वैल्यू टू कंसिलेशन, वरना फिर कंसिलेशन का काम का अगर हर कोई पीछे हटता चला गया तो इससे क्या हुआ था, कंसिलेशन को एक स्ट्रॉन्ग लीगल वैल्यू मिल गया था। अब आता है रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड। फॉरेन, ये ध्यान रखो इस वर्ड को हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एनफोर्समेंट जान रहे हैं हम इसकी, और रिकग्निशन किसे कितना पहचाना जाता है, उसे कितना उसकी पावर है। सो व्हेन डिस्प्यूट्स गो टू आर्बिट्रेशन, जब डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो उसका रिजल्ट बाइंडिंग होता है। यानी आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन में कौन है, आर्बिट्रेटर, जो पर्सन वो डिसीजन देगा ना वो बाइंडिंग अवार्ड होगा। यानी जैसे कोर्ट का जजमेंट होता है ना एकदम अटल, चेंज नहीं हो सकता, ऐसे ही इसका भी जजमेंट चेंज नहीं होगा। बट हाउ डू यू मेक श्योर दिस अवार्ड इज एक्सेप्टेड इन अनदर कंट्री। अब आपने एक दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, उसके लॉ के अकॉर्डिंग आपको यह मिल गया है, डिसीजन मिल गया, तो क्या दूसरी कंट्री मतलब आपकी जो खुद की कंट्री है उसमें क्या ये माना जाएगा। लेट्स सपोज इंडिया और फ्रेंच के बीच था ना, वो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था टेक्सटाइल कंपनी वाला। अब वो लोग कहाँ गए थे, सिंगापुर में, सिंगापुर में वो कर रहे थे सेटलमेंट। सिंगापुर ने जो डिसीजन दिया मान लो कि यहाँ पे लागू हो गया, यानी इन्फोर्स हो गया, ओके हो गया, बट क्या यहाँ पे नहीं हुआ तो ये कैसे श्योरिटी दी जाएगी कि यहाँ के लॉ के अगेंस्ट नहीं है वो डिसीजन, यहाँ पे वो चीज गलत नहीं है, यहाँ पे वो चीज सही नहीं है। सो दैट्स वेयर द न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958 कम्स। तो यहाँ पे इसी तरीके का काम करती है न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। वैसे ये चीजें आए पहले पढ़ी है आप लोगों ने, मतलब अगर आप लोगों को याद हो, सिलेबस को बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ा हो, तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव कवर्ड, नथिंग इज न्यू, but you have to just make sure that you are learning all these conventions, the mechanisms and everything. So the New York Convention 1958 full name है इसका United Nation Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, ठीक है। इसके सिग्नेटरीज हैं 170 प्लस कंट्रीज। पर्पस है इसका टू मेक आर्बिट्रल अवार्ड ग्लोबली इन्फोर्सेबल, यानी जो आर्बिट्रल अवार्ड है जो मिलता है चाहे कहीं भी किसी भी कंट्री को कैसे भी मिल रहा है, उसको ग्लोबली यानी पूरे विश्व में इन्फोर्सेबल करना है, यानी कि किसी कंट्री, कोई कंट्री मना नहीं कर पाए उस अवार्ड को, ये चीज मेक श्योर करनी है, ये काम होता है न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अंडर, ठीक है।
सो ये कैसे काम करती है? इफ एन आर्बिट्रल अवार्ड इज मेड इन वन मेंबर कंट्री, अगर एक भी मेंबर कंट्री के बीच में, जैसे अभी हमने इंडिया और फ्रेंच का एग्जांपल लिया, तो समझ लो कि फ्रेंच में हुआ है, ऐसा मान लो। चलो इसकी का एग्जांपल ले लेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं दूसरा लूंगी तो। ठीक है, तो मैं पहले आपको समझा देती हूँ कि मेड इन वन मेंबर कंट्री, एक मेंबर कंट्री में अगर आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया है, दो लोगों के बीच डिस्प्यूट है जिनमें से एक मेंबर कंट्री में दिया गया है, तो वो डायरेक्टली इन्फोर्स किया जाएगा दूसरी मेंबर कंट्री में भी जिसकी कंट्री में डिसीजन नहीं दिया गया। सो जस्ट लाइक अ डोमेस्टिक कोर्ट जजमेंट, जैसे कि डोमेस्टिक कोर्ट का जजमेंट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, एक आर्बिट्रेशन हुआ था सिंगापुर में, जिसका अवार्ड था कि आपको $2 मिलियन करने हैं, लाइक अवार्ड्स, $2 मिलियन टू अ कंपनी फ्रॉम इंडिया। ठीक है, सो इंडियन कंपनी कैन इन्फोर्स दैट अवार्ड, इंडियन कंपनी को वो अवार्ड इन्फोर्स करना पड़ेगा लंदन और दुबई में, इफ दोज कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द कन्वेंशन। तो इंडियन कंट्री, सॉरी, इंडियन कंपनी को वो अवार्ड जो है, जो उन्होंने 2 मिलियन वाला जो दिया था सिंगापुर, उसने वो सेम अवार्ड जो है वो एनफोर्स करना पड़ेगा, दैट अवार्ड, लंदन में भी और दुबई में भी, इफ दोज कंट्रीज, अगर वो कंट्रीज जो है उस कन्वेंशन का पार्ट है, यानी कि ग्लोबली जा रहा है। ये कन्वेंशन का काम क्या है? ग्लोबली जाना। और उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? उस केस से रिलेशन होना चाहिए, यानी कि लंदन और दुबई शुड बी द पार्ट ऑफ द कन्वेंशन। नाउ ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल, रिफ्यूजल के ग्राउंड्स क्या है? आर्टिकल 5, कोर्ट्स इन द इन्फोर्सिंग कंट्री मस्ट इन्फोर्स द अवार्ड्स, जो कोर्ट इन्फोर्सिंग कंट्रीज में है, ठीक है, कोर्ट्स कहाँ पे हैं? जो इन्फोर्सिंग कंट्रीज है, जिसमें इन्फोर्स हो रहा है, ठीक है, मस्ट एनफोर्स द अवार्ड, उनको लाइक अवार्ड को मानना पड़ेगा, एनफोर्स करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, अनलेस, वरना, वन ऑफ द लिमिटेड एक्सेप्शंस अप्लाई, कुछ एक्सेप्शंस होती है, उनमें से अप्लाई हो सकता है आपके ऊपर, उनमें से कोई एक्सेप्शन अप्लाई होगी, मतलब कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जिसकी वजह से आप नहीं कर रहे हो, तो उस चीज को समझा जाएगा, और वरना तो आपको फिर भुगतना पड़ेगा, ऐसे वाला सीन। अब आपको समझ आ गया होगा, यानी कि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, अगर उन एक्सेप्शंस की वजह से आप नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे कन्वेंशन भी समझेगा इस बात को। बट अगर उनमें से कोई भी एक्सेप्शंस आपके पास नहीं है और आप तब भी नहीं कर रहे हो उस अवार्ड को इन्फोर्स, तो वहां पे आपको भुगतना पड़ सकता है, ये कहना है इस लाइन का। अब आपको समझ आया होगा। नाउ पार्टी रेज डिफेंसेस, आर्टिकल 5(1), इनवैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, जो पार्टी है अगर वो डिफेंसेस रेज करती है कि उन्हें नहीं मानना है उसे, पार्टी नॉट कंट्री, ओके, सो इनवैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की वजह से कर सकती है कि कोई अग्रीमेंट इनवैलिड है वो, या फिर कोई लैक ऑफ प्रॉपर नोटिस आया है, प्रोसेस में कोई गड़बड़ी हुई है, या फिर अवार्ड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सबमिशन, कि कुछ ऐसा अवार्ड दे दिया है स्कोप ऑफ सबमिशन, यानी बाहर ही था वो सबमिशन के, कि जो बनता ही नहीं था अवार्ड, ऐसा कुछ दे दिया उन्होंने। रॉन्ग ट्रिब्यूनल कॉम्पोजिशन और प्रोसीजर, गलत तरीके से, गलत ट्रिब्यूनल में चले गए, कोई गलत कॉम्पोजिशन है, वहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं वो गलत बैठे हैं, मतलब कि, या फिर प्रोसीजर गलत तरीके से हुआ है, या फिर जो अवार्ड था वो सही नहीं दिया गया है, एनर्ड एंड सेट असाइड, उसे सेट असाइड कर दिया ओरिजिनल कंट्री में, जो कंट्री थी मेन उसी ने ही सेट असाइड कर दिया उस अवार्ड को। सो नाउ कोर्ट रेज डिफेंस, अब कोर्ट क्या डिफेंस रेज कर सकती है आर्टिकल 5(2) में, नॉन आर्बिट्रेबिलिटी, यानी सब्जेक्ट नॉन केपेबल और आर्बिट्रेशन, एग्जाम्पल है क्रिमिनल और फैमिली मैटर्स, जैसे कि जो सब्जेक्ट है आपका वो इतना केपेबल नहीं है आर्बिट्रेशन के लिए, नहीं, आर्बिट्रेशन के लिए कैपेबल नहीं है, आपको कोर्ट आना पड़ेगा, तो आप आर्बिट्रेशन में उस सब्जेक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते, वो केस ही इतना अहम है, ठीक है। या फिर पब्लिक पॉलिसी की वजह से भी कोर्ट मना कर सकती है कि एनफोर्समेंट वॉयलेट, अगर हम आपके अवार्ड को एनफोर्स कर देते हैं तो वो क्या वॉयलेट कर रही है हमारी कंट्री का, यानी द फंडामेंटल मॉरल, यानी कुछ ऐसा फंडामेंटल मॉरल है, यानी उस अवार्ड से जुड़ा हुआ कि वो वॉयलेट हो रहा है, पब्लिक की पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, और लीगल प्रिंसिपल्स के भी अगेंस्ट जा रहा है कंट्री के, तो हम अपनी कंट्री में इसको नहीं एनफोर्स कर सकते, हमारी कंट्री की जो लोगों के हित में पॉलिसीज है और जो हमारा लॉ है उसके अगेंस्ट जा रहा है, ऐसा वाला कुछ, ठीक है। सो अब हम समझेंगे सेटिंग असाइड वर्सेस रिफ्यूजल ऑफ इन्फोर्समेंट। ये मुझे लगा कि आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए मैंने अभी इसका ना फॉन्ट भी इसलिए डिफरेंट लग रहा है, मैंने इसे अभी डाला, मतलब जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही थी मुझे लगा कि ऐसा कुछ डालना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आ सकता है, मुझे लग रहा है। सो मीनिंग क्या है इसमें, मैं ना कोर्ट इन द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, जो कोर्ट है वो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, देखो मैं इससे पहले ना इस सारी चीज़ से पहले ना मैं जाऊँगी सीधा एग्जाम्पल पे, बहुत ज़्यादा वरना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको।
सपोज करते हैं कि आर्बिट्रेशन टुक प्लेस इन पेरिस। पेरिस में आर्बिट्रेशन होता है किसके बीच? एक पार्टी है इंडिया की, एक पार्टी है फ्रेंच कंपनी की। अब फ्रेंच कोर्ट में, एक मिनट, या अब फ्रेंच कोर्ट की को कहेंगे हम सीट कोर्ट, ठीक है। सो फाइंड्स दैट द ट्रिब्यूनल, ठीक है, फाइंड्स दैट द ट्रिब्यूनल वायलेटेड ड्यू प्रोसेस। जो ट्रिब्यूनल है, मान लो कि उसको लगता है कि ट्रिब्यूनल ने कोई प्रोसेस को वायलेट किया है, सो इट में सेट असाइड, तो वो उस ऑर्डर को सेट असाइड कर सकते हैं, उस अवार्ड को सेट असाइड कर सकते हैं अंडर द फ्रेंच लॉ। रिजल्ट क्या होगा? जो अवार्ड है वो फ्रांस में, ठीक है, लो वो फ्रांस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये इसका रिजल्ट होगा। अब इसको समझते हैं यहाँ से कि मीनिंग क्या है। व्हेन अ कोर्ट इन द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कहाँ, जहाँ पे कंट्री है जहाँ पे आर्बिट्रेशन हुआ है, कैंसिल और नलीफाइज द आर्बिट्रल अवार्ड, या फिर तो वो अगर कोर्ट है वो वहाँ पे नलीफाई कर देती है, कैंसिल कर देती है आर्बिट्रल अवार्ड को, सो इट अफेक्ट्स द वैलिडिटी ऑफ द अवार्ड। तो उस अवार्ड की वैलिडिटी अफेक्ट हो जाती है और वो अवार्ड एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है विद इन दैट कंट्री, उस कंट्री में। बाकी कंट्री अभी भी उसे यूज करना चाहती है तो कर सकती है, बट स्टिल उस कंट्री में तो नहीं लगेगा वो, ठीक है। लीगल बेसिस इसका क्या है कि गवर्न बाय द लेक्स आर्बिट्री, लॉ ऑफ द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। अब कौन अप्लाई कर सकता है? जो पार्टी आर्बिट्रेशन के लिए है गई है, यानी कोर्ट एट सीट ऑफ आर्बिट्रेशन टू सेट असाइड द अवार्ड, ठीक है। नाउ ग्राउंड पार्टीज, सॉरी ग्राउंड, इसमें जो एग्जाम्पल्स है किस ग्राउंड पे हो सकता है? पार्टी वॉज अंडर इनकैपेसिटी, कोई पार्टी है जो इनकैपेसिटी के अंडर है, या फिर आर्बिट्रल अग्रीमेंट जो इनवैलिड था, या फिर कोई प्रॉपर नोटिस नहीं आया, या कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, हेयर नहीं किया ठीक से किसी को। अवार्ड डील्स विद मैटर, ऐसा मैटर है जो डिस्कस हो ही नहीं सकता था आर्बिट्रेशन में। कॉम्पोजिशन, यानी जो अथॉरिटीज थी वो सही नहीं थी ट्रिब्यूनल की, ऐसा कुछ अवार्ड की और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है किसी कंट्री की, सो ये सारी चीजें। अब आता है रिफ्यूजल ऑफ एनफोर्समेंट, मीनिंग व्हेन अ कोर्ट इन अ कंट्री, इन अ डिफरेंट कंट्री, ठीक है, वेयर द विनिंग पार्टी सीक्स टू एनफोर्स द अवार्ड, विनिंग पार्टी को अगर सीक करना है अवार्ड जो लगाना है तो रिफ्यूज करती है वो कोर्ट दूसरी कंट्री की कि वो उसे रिकॉग्नाइज करे या इन्फोर्स करे, तो वो रिफ्यूजल होता है। यानी कि आप, हमारे लिए आपका ऑर्डर वैलिड है, हम नहीं कह रहे कि ये गलत है, हम इनवैलिड है, लेकिन हम नहीं लगा सकते, हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है ये। एग्जाम्पल है जैसे कि कंटिन्यूइंग द अर्लियर एग्जाम्पल, इवन इफ द फ्रेंच अवार्ड इज नॉट सेट असाइड, अगर फ्रेंच अवार्ड सेट असाइड नहीं होता है, ठीक है, सो क्या कहते हैं फ्रांस में, सो व्हेन द इंडियन कंपनी ट्राइज टू एनफोर्स इट इन, तो जो इंडियन कंपनी है वो ट्राई करती है एनफोर्स करने का, ठीक है, जो कि इंडियन कंपनी है, सो कोर्ट में रिफ्यूज टू एनफोर्स, कोर्ट वहां पे रिफ्यूज कर दे उस अवार्ड को और बोले कि ना भाई हमारी पॉलिसी को वायलेट कर रहा है तो हम इसे यूज नहीं कर सकते, हम इस अवार्ड को नहीं यूज कर सकते, कोई फ्रॉड का बता रही है, इलीगैलिटी है ये, ठीक है। रिजल्ट होता है कि अवार्ड जो होता है वो वैलिड तो होता है बाकी कंट्रीज में, बट जिस कंट्री में मना कर दिया वह नहीं वैलिड होगा। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट डज नॉट डिस्ट्रॉय द अवार्ड, वो अवार्ड डिस्ट्रॉय नहीं करता, बस वो इन्फोर्समेंट डिनाई कर देता है उस पर्टिकुलर कंट्री में। इसका लीगल बेसिस है आर्टिकल 5 ऑफ द न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958 जो इसको सपोर्ट करता है। अब हु कैन अप्लाई? जो लूजिंग पार्टी है वो कर सकती है, कैन रेसिस्ट इन्फोर्समेंट बिफोर द इन्फोर्सिंग कोर्ट। ग्राउंड इसके क्या हो सकते हैं? इनवैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट अगर, या फिर पार्टी जो है उन्हें फेयर हेयरिंग चांस नहीं मिला है, अवार्ड जो है वो स्कोप से बाहर जा रहा है आर्बिट्रेशन की, अवार्ड जो है उसे सेट असाइड किया है सीट कोर्ट के अंदर ही, तो वहां पे लगता है उसकी वैलिडिटी पे सवाल उठ जाते हैं। एनफोर्समेंट वुड वायलेट पब्लिक पॉलिसी, अगर इन्फोर्स किया तो एक कंट्री की पब्लिक पॉलिसी वायलेट हो सकती है। इफेक्ट क्या है इसका? द अवार्ड रिमेन्स वैलिड एल्सवेयर, बाकी सब जगहों पे वो वैलिड रह सकता है, बस उस कंट्री में नहीं रहेगा। अब ठीक है, वाई द चॉइस ऑफ सीट आर्बिट्रेशन मैटर्स, क्यों मैटर करती है ये? क्योंकि द सीट लीगल लोकेशन डिसाइड्स विच कंट्रीज कोर्ट कैन, यानी कि सुपरवाइज द प्रोसेस, बिना किसी बायस के प्रॉब्लम के वो प्रोसेस हो जाता है, एक भरोसेमंद कंट्री को देना होता है, और सेट असाइड अवार्ड के लिए भी चीज़ें समझ आती है कि भाई एक तो पहली बात ऐसा ऑर्डर ही नहीं करते जिसको सेट असाइड करना पड़े, फिर भी होता है तो वो देखी जाती है, ठीक है। नाउ सो पार्टीज ऑफन पिक आर्बिट्रेट फ्रेंडली सीट्स, ठीक है, आर्बिट्रेशन फ्रेंडली सीट्स जैसे कि सिंगापुर हो गया, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, ये सारी जो कंट्रीज है फॉलो करते हैं यूनिसिटरल मॉडल लॉ जो इंश्योर करता है प्रेडिक्टेबिलिटी एंड लिमिटेड कोर्स इंटरफेरेंस। फिर हमारे लैंडमार्क केसेस आ जाते हैं जिसमें आता है, पहला केस है हमारा पार्सन्स एंड
विटमोर वर्सेस रक्ता, यूएसए का हमारा केस है। इसका प्रिंसिपल है पब्लिक पॉलिसी एंड एक्सेप्शंस। तो मैंने इसको सिंपल टर्म्स में समझाया है, छोटे में, नॉट बिग। किसी भी केस को मैंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया। कोर्ट सेट, कोर्ट कहता है कि जो रिफ्यूजल है ओनली इफ इन्फोर्समेंट वायलेट्स, हम तभी रिफ्यूज कर सकते हैं अगर इन्फोर्समेंट वायलेट होता है। तो किस बेसिस पे? अगर कोई मोरालिटी हमारी खराब हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है किसी के साथ, ऐसा कोई बेसिस होता है अगर, तो ठीक है। या फिर पब्लिक पॉलिसी एक डिफेंस बना देती है कोर्ट यहाँ पे कि भाई हमारी पब्लिक पॉलिसी को ब्रीच कर रहा है। अगर पब्लिक पॉलिसी कहीं भी हर्ट हो रही है तो वहाँ पे तो उसे नहीं यूज कर सकते उस अवार्ड को। ठीक है, इस केस के अंदर इस पब्लिक पॉलिसी को, डिफेंस को नैरोली इंटरप्रेट भी किया गया। देन क्रोमली एरो सर्विस वर्सेस इजिप्ट। ठीक है, यूएसए का है ये। सेट, इसमें सेट असाइड वर्सेस एनफोर्समेंट का प्रिंसिपल यूज हुआ है। यूएस कोर्ट एनफोर्स्ड एन अवार्ड, यूएस कोर्ट ने एनफोर्स किया अवार्ड को, इवन दो इजिप्ट जो है उन्होंने सेट असाइड कर दिया था। तो इससे ये पता चलता है कि अब प्रो एनफोर्समेंट बायस थ्रू डिबेट, डिबेट की वजह से एक थोड़ा इन्फोर्समेंट बायस हो गया पहले से ही कि भाई एक कंट्री ने किया, एक कंट्री ने नहीं किया। फिर रेणु सागर वर्सेस जर्नल इलेक्ट्रिक 1994, इंडिया का एक केस है, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी की बात करता है। इंडियन एससी सेड, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पब्लिक पॉलिसी इज इक्वल टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल लॉ, कि जो पब्लिक पॉलिसी है अगर उसको कोई चीज़ वायलेट कर रहा है तो वो फंडामेंटल लॉ को भी वायलेट करेगा। जो पब्लिक इंटरेस्ट में बना, पब्लिक इंटरेस्ट को भी वायलेट करेगा और इनजस्टिस भी हो जाएगा, मोरालिटी खराब करेगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक अवार्ड इतना सिक्योर होना चाहिए। तो उन्होंने पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन किया कि पब्लिक पॉलिसी होती क्या है, पब्लिक पॉलिसी में क्या क्या आ जाता है, हमारी फंडामेंटल लॉ आ जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता है, जस्टिस एंड मोरालिटी आ जाता है। और अगर पब्लिक पॉलिसी वायलेट हो रही तो ये सब चीज़ें वायलेट हो रही। नाउ यूकोस कैपिटल वर्सेस रॉसनेफ्ट 2010, नीदरलैंड का है ये। फ्रॉड एंड ड्यू प्रोसेस की बात की है। डच कोर्ट इन्फोर्स करता है द अवार्ड डिस्पाइट एलिगेशन ऑफ फ्रॉड, कि भाई फ्रॉड का भी अगर एलिगेशन है तो मैं तभी इस अवार्ड को मना करूंगा, रिफ्यूज करूंगा। ठीक है, शोइंग दैट रिफ्यूजल ग्राउंड, जो रिफ्यूजल ग्राउंड है वो कम से कम आपको स्ट्रांगली प्रूव करने पड़ेंगे, प्रूव करो उसके बाद रिफ्यूजल ग्राउंड पे। ठीक है, सो अब कंक्लूजन है ये, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है। एंड पता नहीं ये वीडियो रिकॉर्ड करने में ना मेरे को पता नहीं इतना लंबा टाइम लगा है, कभी कुछ इशू आया है। इनफैक्ट मैंने इसका एक पार्ट रिकॉर्ड करा, उसमें फिर मेरे माइक में इश्यूज आ गए, तो अलग ही पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम आ रही थी इस वीडियो में। बट एनीवेज वीडियो फाइनली हो गई है। अभी मैं इसे चेक करूंगी कि माइक में फिर से कोई इशू तो नहीं आया। ऑलराइट, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।